Hello students, welcome to Jamia Kannada. My name is Mohammad Zainul Haq. Today's video I will discuss about the 50 MCQ general awareness questions. I have discussed 100 questions, so today I will start from the 101 and till the 150, and further I will discuss and I will bring the videos like this. Okay, so let's start now. The first question is which among the following factors is mainly responsible for the uneven distribution of population in इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या है? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स जो है जिसमें कौन सी चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल करता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप बताइए, क्या इसका क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट इंडिया, या वेरिएशन इन रिलीफ क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज, इक्वल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सिमिलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो इसका आंसर होगा बी, वेरिएशन इन रिलीफ क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज। Question number 102, the term biodegradable is used for substances which? Question number 102, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 102 का? इसका आंसर होगा बी, कैन बी ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय मिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या है? बी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 103, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। तो ये ट्रस्टीशिप जो थ्योरी है ये किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया है, आदम स्मिथ ने दिया है, लेनिन ने दिया है, किसने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है बी, महात्मा गांधी ने इसका दिया है। ओके, 104 क्वेश्चन नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन हैव came in multiple question papers like Jamia, so you have to know about this कि जो यूरोप है और एशिया है इसको मतलब अलग कौन करता है, वो माउंटेन रेंज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 104 का आंसर है सी, यूराल माउंटेन्स। ठीक है, तो यूराल माउंटेन्स जो है वो सेपरेट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन अलाइंड मोमेंट वाज टू। तो नॉन अलाइंड मोमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो 105 का जो आंसर है, 105 का आंसर है बी, रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम पावर ब्लॉक्स। ओके, 106 देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 106 का आंसर है सी, डेंस फॉरेस्ट विथ ईयर राउंड रेनफॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 107, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ मीन्स, उसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल सिटीजन्स, ओनली रूलर्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, पार्लियामेंट इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी कंट्रोल्स इलेक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर होगा ए, लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। अब आपसे क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट का कौन सा आर्टिकल कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ? तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 108, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपको पता है कि 1857 का रिवॉल्ट बहुत बड़ा हुआ था। जंग आज़ादी का जो सबसे पहला जो रिवॉल्ट हुआ था वो 1857 में हुआ था। तो अब इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज था, एनेक्सेशन ऑफ अवध था। तो 108 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ओके, हालांकि इसके अंदर एनेक्सेशन ऑफ अवध का भी था, क्योंकि अवध को ज़बरदस्ती एनेक्स कर लिया गया था इस बेस पे कि अवध को क्या नाम है, जो वहाँ के रूलर्स हैं वो सही से रूल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, कई चीज़ें थी, लेकिन जो मेन कारण ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं ट्रिगर किया था वो था ग्रीस कार्ट्रिजेस। यानी इसका ये था कि ये बताया गया था कि जो कार्ट्रिज होता है, जो बंदूक की जो गोलियाँ होती है जो उसमें कार्ट्रिज लगाया जाता है, वो सुअर और क्या नाम है गाय की चर्बी से। तो अब इसमें रिलीजन का फैक्टर आ गया था, तो लोगों ने इसका विरोध किया और रिवॉल्ट कर दिया कि हम
उसको हम छूने वाले नहीं है। तो कई चीज़ें थी, एक आया हुआ था कि इंडियंस को बाहर भेजा जा रहा था आउट ऑफ द कंट्री फॉर वॉर, तो वॉर के लिए उन्हें बाहर भेजा जा रहा था। तो जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो हिंदुइज्म का जो ये मानना था कि भाई हम समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, उनका रिलीजन में मतलब कुछ चीज़ें थी जो उनके रिलीजन के अगेंस्ट थी। तो कई चीज़ें थी, कई फैक्टर्स थे। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। हालांकि अगर देखें तो सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करती हैं। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ गिरीश कार्ट्रिजेज होगा। 109 which among the following is an example of capital expenditure by the government? 109 का आंसर क्या होगा? Salaries of employees, interest payments, construction of highways, subsidies on on food। तो 109 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी कि एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, जो कैपिटल है एक्सपेंडिचर किसमें? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 which among the following countries is known for the midnight sun? अच्छा, कल मैंने बताया था कि राइजिंग सन जो किस देश को कहा जाता है? राइजिंग सन। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइएगा, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ, ये आपको बता चुका हूँ। अब आया है कि मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? तो 110 का इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नॉर्वे। ओके। क्वेश्चन नंबर 111 द टर्म डेमोग्राफिक डिवाइडेंट रिफर्स टू। डेमोग्राफिक डिवाइडेंट किससे रिफर करता है? डिक्लाइन इन टोटल पॉपुलेशन, इंक्रीज इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन, फॉल इन बर्थ रेट ओनली। तो 111 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन। 112 देखते हैं द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस फॉर्म। 112 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर अलोन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखो सुप्रीम कोर्ट का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो हेड ऑफ द मिनिस्टर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ये पता है आपको। और पार्लियामेंट का जो क्या कहते हैं मेन बॉडी जो होती है, जो क्या कहते हैं जिसका काम होता है ये सब चीज़ें करना, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, तो वो क्या कहलाती है? जो क्या कहते हैं डोमिनेंट पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है। जिसकी सरकार होती है उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और जिसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसी का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट के अंदर डोमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। तो ये सिंपल सा फेनोमेना है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट से क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये आएगा। और अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, आप हमें बताइएगा कि अगर स्टेट के अंदर अगर जो क्या कहते हैं किसी सेपरेट स्टेट, जैसे मान लो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, या कहीं भी इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, तो किस आर्टिकल के अंडर में वो आता है? और अभी जल्दी कुछ मसले बंगाल के चल रहे हैं, वो रिसेंट, हालांकि ये आपके लिए बियॉना सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट BLLB वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आप बंगाल को इससे रिलेट कर देख सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 113 विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इन द हिमालयन रीजन? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं फिर बता दे रहा हूँ, स्वदेशी मूवमेंट किससे रिलेट है ये आपको बताना है, खिलाफत मूवमेंट एंड तेभागा मूवमेंट। हालांकि तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये चिपको मूवमेंट, अच्छा चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? ठीक है। अच्छा, चिपको मूवमेंट का मैं एक बता दे रहा हूँ कि चिपको मूवमेंट का मतलब ये था कि जो ट्रीज़ थी, ट्रीज़ को कट किया जा रहा था। ठीक है, तो उस ट्रीज़ को रोकने के लिए चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब आपको ये बताना है ये स्टार्ट कहाँ से जो है किया गया था। ठीक है, और इसको स्टार्ट किसने किया था? ठीक है, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, एक जो है नाम था उनका बहुगुणा, तो ये आप याद रखिएगा। तो बहुगुणा जो थे उन्होंने ये
स्टार्ट किया था। ओके, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये आपको कमेंट, और चिपको मोमेंट के साथ साथ में आपको अपिको मोमेंट के बारे में भी आपको बताना होगा। 114th विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सी जो कंट्रीज है जो डिवाइडेड हुई थी इनटू ईस्ट एंड वेस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो 114 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, जर्मनी। ओके। 115 which type of rainfall occurs due to conventional currents caused by intense heating। 115 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, कन्वेक्शनल rainfall। Okay. 116 the preamble of Indian Constitution begins with the words we the Parliament of India, we the people of India, India is a sovereign nation, Democratic Republic of India। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल फर्स्ट में सिंपली डिफाइन किया गया है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सिंपल सा है। एंड क्वेश्चन नंबर 117 विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रेसिडेंसी टाउन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर क्या होगा? 117 का जो आंसर है वो डी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 118 विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर कुछ समिट्स इंडिया में हुई थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इंटरनेशनल समिट, नेशनल समिट नहीं हुई बल्कि इंटरनेशनल समिट हुई है। अब आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो इंटरनेशनल समिट हुई वो कहाँ हुई। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। 118 का आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? ऐसा करना है कि हमें डेवलप तो करना है लेकिन हार्म नहीं पहुंचाना है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। जो चीज़ें हैं उन चीज़ को हार्म नहीं पहुंचाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। 119 विच अमंग द फॉलोइंग सी इज द साल्टिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, डेड सी। अच्छा, डेड सी के बारे में एक चीज़ और बताया जाता है कि इतना ज़्यादा वो साल्टिस्ट है कि अगर आप उसके ऊपर मतलब उसमें नहाएंगे तो उसमें तैरते हुए दिखेंगे। तो इसके बारे में ये फैक्चुअल आई थिंक जो स्टूडेंट्स हल्का सा अवेयर होंगे तो इसके बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो अभी इसके हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि क्यों उसमें अगर कोई नहाता है तो उसमें डूबता नहीं है ना और तैरता रहता है। तो इसका जो मेन कारण है वो बहुत साल्टिस्ट है, बहुत ज़्यादा नमकीला है। क्वेश्चन नंबर 120 द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर बाय। तो किसके द्वारा ये किया जा सकता है? ये जो प्राइम मिनिस्टर तो डायरेक्टली कर नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन कौन कर सकता है? तो 120 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। हालांकि आपने एक चीज़ देखा होगा, इसका आंसर तो होगा सी कि हाँ लोकसभा का वो टेन्योर पूरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व करता है। लेकिन आपने एक चीज़ और सुना होगा कि प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकता है, उसे किसकी एडवाइस एडवाइस पे चलना होगा। उसको जो है क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो है एडवाइस पे ही चलना होता है। तो भाई जाहिर सी बात है जब आप मेजोरिटी आप पेश नहीं कर पाओगे तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा। ओके। 121 विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज एसोसिएटेड विद द यंग इटली मूवमेंट। तो 121 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, माजिनी। ओके। 122 द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया मेनली इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन जामिया में अभी जल्दी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस में क्वेश्चन पूछा गया और कई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। बीएड विजुअल वगैरह में पूछा गया था। ठीक है, आई थिंक जर्मन में भी पूछा गया है। तो 122 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया मेनली इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ। तो किस में प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होता है बताओ? 122 का आंसर होगा बी, व्हीट एंड राइस। अच्छा, अब एक चीज़ और बताना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट तो जो है इससे क्या व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज क्या हुआ था? जिसके ऊपर डिक्रीजेशन का इम्पैक्ट किस पे पड़ा था? वो पल्सेस पे पड़ा हुआ था। ओके। तो 123 देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन शॉर्ट पीरियड। 123 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इसको रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है इन अ शॉर्ट पीरियड में। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग रिसोर्सेज, तो इसका आंसर होगा सी।
124 द टर्म कोalition गवर्नमेंट रिफर्स टू। तो कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है अभी हम नहीं बताएंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रूल ऑफ जुडिशरी गवर्नमेंट फॉर्म बाय वन पार्टी ओनली, अलायंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, मिलिट्री रूल। तो पहली बात तो कोalition गवर्नमेंट में रूल ऑफ जुडिशरी का बात ही नहीं आती है। गवर्नमेंट फॉर्म बाय वन पार्टी ओनली, तो इसमें अगर वन पार्टी बनाती तो कोalition का वर्ड ही यूज़ नहीं होना चाहिए, और मिलिट्री रूल में भी नहीं यूज़ होना चाहिए। मिलिट्री रूल में तो कोalition गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जहाँ बन रही है तो वहाँ पे फिर मिलिट्री रूल का क्या हो, तो वो गवर्नमेंट थोड़ी है, वो तो फिर डिक्टेटरशिप हो गया एक हिसाब से देखा जाए कि यहाँ पे मिलिट्री रूल है, उसके अंदर पीपल का जो है राइट ही नहीं है वोट करने का। ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बी और सी का, अगर आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, अलायंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज। तो 124 का आंसर होगा सी। एंड 125 विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट नियर मानसरोवर लेक। तो 125 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। अब आपको बताना है कि मानसरोवर लेक कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 126 द प्रिंटिंग प्रेस प्लेड अ मेजर रोल इन यूरोप बाय, किसके द्वारा। तो 126 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, स्प्रेडिंग आइडियाज एंड नॉलेज रैपिडली। एंड क्वेश्चन नंबर 127 विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब आपको एक चीज़ बताना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है उसमें स्टेट के लिए, सेंट्रल के लिए जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, वो किस क्या कहते हैं शेड्यूल में आता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 127 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, इनकम टैक्स। तो जाहिर सी बात है ईडी वगैरह के बारे में तो नाम आपने सुना ही होगा। ईडी क्या करता है, ईडी आपके छापे मारता है किस पे, जब आप टैक्स नहीं फिल करते हो तो जो ईडी क्या करता है, आपसे पूछताछ करता है। तो ईडी किसके अंडर में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो यहाँ से भी आप कॉमन सेंस लगा के इसका ऑप्शन, सॉरी इसका आंसर निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 128 विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव्स द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 128 इसका आंसर होगा सी, ये जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 129 द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज एसोसिएटेड विद। तो देखो डेमोक्रेसी में तो कोई बात ही नहीं है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल ऑफ द पीपल होता है, तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं आ रही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेट किया जा रहा है। कोalition पॉलिटिक्स की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने पहले ही देख लिया। तो 129 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। फेडरलिज्म भी नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो 129 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। एंड 130 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 130 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड डलहौजी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर। ये भी इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अब ये टर्शियरी सेक्टर के बारे में आज पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, माइनिंग। 131 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 131। इसका आंसर क्या होगा बताओ। यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर की बात कर रहा है ना कि सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस अगर मैं ही बता दूं फिर मज़ा नहीं आएगा ना फिर आपको सर्च करने में, जानने में। तो 132 द टर्म कोल्ड वार रिफर्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 132 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, आइडियोलॉजिकल रिवॉल्व स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये कोल्ड वार किसके बीच में हुआ था, यूएसए और रशिया के बीच में हुआ था। और ये देखो ये ऐसा वॉर था कि इन दोनों के बीच में स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन इन दोनों में कभी ना उनके ऊपर अटैक किया ना उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। इसी के बीच में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी ने क्या किया था, नेहरू जी ने लेकर आए थे नॉन अलाइन मूवमेंट। ओके, तो नॉन अलाइन मूवमेंट कब आया था ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 133 विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल्स इज फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लॉन्चिंग इन हाई रेनफॉल एरियाज। 133 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 134 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो इसका आंसर क्या होगा 134, इसका आंसर होगा सी प्रेसिडेंट। ओके, अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा जो किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, अटॉर्नी जनरल के बारे में तो बता दिया, लेकिन आप कैग के बारे में तो नाम सुने ही होंगे। ठीक है, कैग के बारे में आपको बताना है ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है और कैग को कौन अपॉइंट करता है और इसका जो टर्म है वो कितने ईयर का है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 135 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द आयरन चांसलर। 135 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 136 which among the following indicators is used to measure inflation in Indian economy India commonly। 136 इसका आंसर क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, 137 which among the following island are of volcanic origin in India। 137 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, अंडमान आइलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 138 द टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस वोटिंग राइट्स ओनली फॉर एजुकेटेड सिटीजन। तो जाहिर सी बात है इसका नहीं होगा, वोटिंग राइट्स ओनली फॉर टैक्स पेयर्स ये भी नहीं होगा। राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट सिटीजन, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 14, सॉरी हमने बता दिया आपको, हालांकि इसके ऊपर अभी मैंने पूछा था, इसी के ऊपर की जो इक्वल राइट्स के बारे में जो बात करता है वो आर्टिकल 14 बात करता है। तो यहाँ पे राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट फ्रेंचाइज तो वही से रिलेटेड है अडल्ट सिटीजन। सो अब यहाँ पे जितने भी अडल्ट सिटीजन है, अब नो मैटर आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, नो मैटर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, किस रीजन से बिलोंग करते हो, किस जेंडर से बिलोंग करते हो, नो मैटर इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया सो यू हैव टू राइट टू वोट। ओके, अब ये बताइए राइट टू वोट क्या ये फंडामेंटल राइट है? कमेंट सेक्शन में यस या नो फंडामेंटल राइट है या नहीं है, आप मेंशन कर दीजिएगा 138 क्वेश्चन नंबर यस या नो, ऐसा बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 Which among the following reforms funded the ब्राह्मो समाज। तो 139 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, राजा राम मोहन रॉय। 114 डिफ्लेशन रिफर्स टू, डिफ्लेशन के बारे में हमने बताया था, इन्फ्लेशन के बारे में बताया था। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने बताया था। तो 140 का फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, डिफ्लेशन कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइस या कॉन्टिन्यूअस फॉल इन प्राइस, इंक्रीज इन मनी सप्लाई ओनली या ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। तो 140 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी होगा। इसमें क्या होता है, देखो तीन जो वर्ड होते हैं, एक होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होता है प्राइस बढ़ता है, एक होता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है जो प्राइस है वो वहीं पे रुका हुआ है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बिल्कुल टिका हुआ है। और एक होता है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लगातार गिरता जा रहा है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद में रखनी है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ रहा है, और क्या कहते हैं स्टैगफ्लेशन यानी कि रुका हुआ है, एंड डिफ्लेशन यानी कि प्राइस गिर रहा है। 141 विच अमंग द फॉलोइंग ओशियंस इज द डीपेस्ट ओशियन। तो जो क्वेश्चन नंबर 141 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, पैसिफिक ओशियन। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 142 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ। तो जो आपको ये पता है कि लोकसभा का तो होगा नहीं, लोकसभा का तो स्पीकर होता है, सुप्रीम कोर्ट का तो सीजीआई जो सीजीआई होता है, एक्स ऑफिशियो की बात कर रहा है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो राज्यसभा का होता है। ठीक है, नीति आयोग का भी नहीं होगा, क्योंकि नीति आयोग का जो लीडर होता है वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई होता है, लोकसभा में स्पीकर होता है, तो राज्यसभा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बी, राज्यसभा। 143 विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज लीड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। तो 143 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सत्याग्रह मूवमेंट, बी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 144 विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो आपको पता होगा जीएसटी। ओके, जीएसटी में क्या होता है, आप डायरेक्ट पे नहीं कर रहे होते हो सरकार को, बल्कि आप क्या करते हो, आप कोई मान लो बिस्किट खरीदते हो, बिस्किट खरीद जो है 5 रुपये का है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है 1 रुपये। सपोज दैट, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा काउंट नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही मैं समझाने के लिए, अगर आप कोई बिस्किट की जो एक्चुअल प्राइस है वो 5 रुपये है और आप उसे 6 रुपये जीएसटी के साथ पे कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट सरकार को तो नहीं दे रहे हो, बल्कि दुकानदार को दे रहे हो, वो दुकानदार किसी और को देगा, फिर वैसे ऐसे पहुँचते हुए सरकार के पास पहुँचेगा। तो जीएसटी क्या है, यू अमंग द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, जीएसटी जब लाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कब हुआ था।
Question number 145. Which among the following countries is known as the cockpit of Europe because of frequent wars? 145 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा A बेल्जियम एंड 146 the continental shelf is important mainly because 146 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B. It contains rich fishing grounds and minerals. 147 the concept of public interest litigation was developed to PIL के बारे में तो आपको पता होगा। तो PIL में क्या होता है कि कोई भी बंदा जाके पब्लिक लिटिगेशन के तौर पे पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर वो फाइल कर सकता है केस या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में। तो 147 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C। ये आपको जरा सा देख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हल्का न्यूज़ में भी रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो है जजमेंट वगैरह इस पर अच्छी खासी डिस्कस हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 147 148 विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स गिव द स्लोगन डू और डाई? तो किसने दिया था? 148। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये मैं तो बताने वाला नहीं हूँ, ये आपको खुद जानना होगा। डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? 149 विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि पहले क्या था कि ग्लोबलाइजेशन नहीं था, अगर आपकी कंट्री में कुछ परेशानी है या वॉर चल रहा है आपकी कंट्री में तो आपकी कंट्री तक ही महदूद रहेगा, आपकी कंट्री तक ही रहेगा। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जैसे ईरान और क्या कहते हैं इसराइल की वॉर में क्या हुआ, इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, यानी सब कंट्री जितनी हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। तो 149 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इंक्रीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। 150 विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज बोथ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री एंड अ मेंबर ऑफ नाटो? तो 150 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। तो इस तरीके से हमने 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं जो कि आपके जामिया के एंट्रेंस में ज़रूर पूछे जाएंगे और ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप किसी भी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें। तो इसी तरीके से वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो आप हमें लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।